Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is कार्डियोवास्कुलर मेडिसन। तो कार्डियोलॉजी मेडिसन को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है करोनरी आर्टरी डिजीज़। करोनरी आर्टरी डिजीज़ को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर जो हार्ट के अंदर ऑक्सीजन डिमांड होती है और ऑक्सीजन सप्लाई, इसमें इम्बैलेंस आ जाता है, या तो डिमांड बढ़ जाती है या फिर सप्लाई कम हो जाती है। अब करोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम रफली कितने में डिवाइड करते हैं? हम करोनरी आर्टरी डिजीज़ को जो पहला टॉपिक है वो पहले बता दूँ, हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं तो हम मेनली फ्लो चार्ट्स पे मेनली डिपेंडेंट हो गए। तो जो पहला होता है करोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर वो एसिम्प्टोमेटिक करोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है, जो कि प्रेजेंट ही नहीं करता होता। हालांकि करोनरी आर्टरी डिजीज़ की ओक्लूजन है तो वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। तो पहला नंबर पर मैं इंक्लूड करूँगा स्टेबल अंजाइना को। ओके, स्टेबल अंजाइना इंक्लूड करूँगा। दूसरा मैं इंक्लूड करूँगा प्रिंस मीटल अंजाइना। प्रिंस मीटल, जिसको हम वेरिएंट अंजाइना भी कहते होते हैं, इसमें वेजोस्पाज्म देखने को मिलता होता है। स्टेबल अंजाइना के अंदर फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेनोसिस होती है मोर देन 70% ऑफ करोनरी आर्टरीज। और तीसरा इंक्लूड करूँगा एक्यूट करोनरी सिंड्रोम, जो कि एक्यूट प्लाक रप्चर की वजह से आपको देखने को मिलता है, एक्यूट करोनरी सिंड्रोम। ओके, एक्यूट करोनरी सिंड्रोम इंक्लूड हो जाएगा। एसीएस में इसको इंक्लूड करूँगा। ओके, तो जो फिक्स एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेनोसिस की वजह से होगा वो स्टेबल एंजाइना होगा। और करोनरी आर्टरी डिजीज या स्कीमिक हार्ट डिजीज के अंदर इम्बैलेंस होता है इनपुट के अंदर और आउटपुट के अंदर। प्रिंस मेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना वेजोस्पाज्म की वजह से होता है। एक्यूट करोनरी सिंड्रोम या एक्यूट प्लाक रप्चर की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। और इन तीनों कंडीशन के अंदर आपको कार्डिक चेस्ट पेन देखने को मिलता होता है। अब कार्डिक चेस्ट पेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? कार्डिक चेस्ट पेन रेट्रोस्टर्नल पेन होता है। पेशेंट डिस्क्राइब करता है कि कोई इनके चेस्ट पे चढ़ा हुआ है, हैवीनेस पेशेंट को फील होती है। नॉन पोलोरिटिक होता है, डैट मीन्स पोजीशन से या रिस्पायरेशन से चेंज नहीं होता। ये रेडिएट करता होता है। ओके, कहाँ रेडिएट करता होता है? हार्ट का जो चेस्ट पेन लेफ्ट आर्म के अंदर रेडिएट करता होता है, नेक पे या जाह पे भी रेडिएट करता होता है। डायफोरोसिस, नोजिया देखने को मिलता होता है। ओके, और वेगल टोन भी आपको देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ इंफीरियर वाल एमआई, जो कि राइट करोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करता होता है। ओके, ऑलमोस्ट आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया कार्डिक चेस्ट पेन। हाँ, स्टेबल एंजाइना के अंदर जो कार्डिक चेस्ट पेन होता है वो तकरीबन 30 मिनट से कम होता है रफली। ओके, और जो एक्यूट करोनरी सिंड्रोम है इसमें आपको 30 मिनट से राउंड अबाउट आपको देखने को मिलता होता है। ओके, तो जो स्टेबल एंजाइना होता है उसका मिनट 10 से लेकर 15 मिनट का होता है। ओके, और इसका भी मिनट ऑलमोस्ट 10 से लेकर 15 मिनट का होता है। ओके, ओके, और ये आपका ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज़्यादा का होता है। जो स्टेबल एंजाइना होता है इसका पेन आपका चार चीज़ों से बढ़ता होता है, 4 ई से बढ़ जाता है। वो 4 ई क्या होती है? ओके, एक्सरसाइज आ जाएगा। ओके, नंबर 2 आपका एक्सरसाइज एक्सर्शन, एक ही बात है। ओके, नंबर 2 एक्सपोजर टू द कोल्ड वेदर है, एक्सपोजर हम इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, इसकी वजह से बढ़ता होता है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? ओके, खाना खाने से हो सकता है। ओके, जिसको हम ईटिंग कहते होते हैं। ओके, और लास्ट में इमोशनल स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, जो प्रिंस मेटल चाइना का पेन होता है वो वेजोस्पाज्म की वजह से होता है, वेजोस्पाज्म एट रेस्ट। ओके, ये आपको देखने को मिलता होता है। जबकि हम आगे बात करें एक्यूट करोनरी सिंड्रोम, ये आपको रेस्ट पेन में देखने को मिलता होता है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो स्टेबल एंजाइना का पेन होता है वो रेस्ट से ठीक हो जाता है। ओके, और नाइट्रोग्लिसरीन से भी ठीक हो जाता है, रेस्ट से और नाइट्रोग्लिसरीन से। जबकि ये वाला जो प्रिंस मेटल एंजाइना होता है उसको रिलीव करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेने होते हैं। एक्यूट करोनरी सिंड्रोम को ठीक करने के लिए आपको कोई थेरापेटिक मैनूवर्स आपको लेने पड़ते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो हमारा मेन फोकस होता है हमारा ये एक्यूट करोनरी सिंड्रोम होता है। ओके, अच्छा ठीक है। तो एक्यूट करोनरी सिंड्रोम को आगे हम दो में डिवाइड कर देते हैं। ओके, अनस्टेबल एंजाइना होता है और दूसरा आपको देखने को मिलता है एमआई देखने को मिलता होता है, डिपेंडिंग अपॉन स्कीमिया या नेक्रोसिस है। स्कीमिया तो अनस्टेबल एंजाइना, और अगर नेक्रोसिस है तो एमआई बोलेंगे। ओके, फिर हम ईसीजी करवाते होते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या कराते हैं? कार्डिक बायोमार्कर। कार्डिक बायोमार्कर एंजाइना में नेगेटिव होते हैं, इस एमआई में पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। वो 4 कार्डिक बायोमार्कर क्या होते हैं, किस तरतीब से रट्टा मारनी होती है? सबसे पहले मायोग्लोबिन आता होता है। ओके, फिर आपको देखने को मिलता है सीकेएमबी होता है, जो कि रीन फंक्शन के लिए आता होता है। सबसे पहले मायोग्लोबिन निकलता है, सीकेएमबी रीन फंक्शन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रोपोनिन टी एंड आई गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं, और लास्ट में जो लेट निकलता होता है वो एलडीएच निकलता होता है। ओके, ठीक है, ये कार्डिक बायोमार्कर आपको देखने को मिलेगा। तो कार्डिक बायोमार्कर नेगेटिव होते हैं अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। चाहे प्रिंस मेटल एंजाइना है चाहे स्टेबल एंजाइना है, इसमें सारे कार्डिक बायोमार्कर नेगेटिव होते हैं। ओके, एमआई में फिर आपने क्या किया? ईसीजी किया। तो अगर आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिली है तो मैं स्टेमी बोलूँगा, और अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिली है, टी वेव की इन्वार्डियन, तो आपको मिलेगी, तो एन स्टेमी में बोल दूंगा। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा।
ओके, तो ट्रोपोनिन या सीकेएम भी एमआई को और इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, और फिर आप ईसीजी कराते हैं, अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है तो स्टेमी है, अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं है तो एन स्टेमी आ जाएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज आप क्योंकि इन दोनों की मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। स्टेमी के अंदर आप क्या करते हैं, कार्डिक कैथेटराइजेशन और क्रॉनिक एंजियोप्लास्टी करते होते हैं, ठीक है, पीसीआई करते होते हैं और थ्रोम्बोलिटिस करते होते हैं। मेन ट्रीटमेंट क्या होता है? पीसीआई होता है, जिसका डोर टू बैलून टाइम 90 मिनट्स होता है, जबकि डोर टू नीडल टाइम यानी थ्रोम्बोलिटिस का टाइम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स आपको देखने को मिलता होता है। एंड स्टेमी के अंदर क्या करते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन देते हैं और साथ एंटीप्लेटलेट ड्रग भी हम देते होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट आपने इसको रट्टा मारना होता है। ओके, अगर आपको ईसीजी के अंदर डिफ्यूज एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिले तो आपने पेरिकार्डिटिस के अंदर जाना होता है। पेरिकार्डिटिस के अंदर आपको पीआर डिप्रेशन भी देखने को मिलता होता है, जबकि डेल्टा वेव वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में होती है, उसमें भी शायद आपको पीआर डिप्रेशन देखने को मिल सकता होता है। ओके, अब ट्रीटमेंट क्या होता है? तमाम एमआई वाले पेशेंट में या अनस्टेबल एंजाइना में सबसे पहले आपने क्या देना होता है? मोना देना होता है, मोना। ओके, एम से क्या होगा? मॉर्फिन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोग्लिसरीन, ए से एस्पिरिन, ये मोना होता है, ये आपने सबसे पहले देना होता है। जो मॉर्फिन होती है और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन होती है, ये परसिस्टेंट सिम्टम के लिए होती है। ओके, जो एस्पिरिन होती है और नाइट्रोग्लिसरीन होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन और जो आपका वो होता है, कहने का मतलब है डायूरेटिक, या आपने कभी भी प्री लोड डिपेंडेंट एमआई में नहीं देना। और वो कौन सा प्री लोड डिपेंडेंट एमआई है? वो राइट हार्ट का, राइट वेंट्रिकल का एमआई होता है, जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी की वजह से देखने को मिलता होता है। तो जो राइट वेंट्रिकल का एमआई है उस केस में आपने कभी भी नहीं देना होता है। ठीक हो गया? ओके, तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर क्या कराओगे आप? एसटी सेगमेंट एलिवेशन आपको देखने को मिलता होता है, डिप्रेशन देखने को मिलता होता है, जिसकी बेस पर स्टेमी एंड स्टेमी लेबल करते होते हैं। ओके, और इन दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। सबसे पहले तो आपने मोना देना होता है दोनों के अंदर, चाहे वो स्टेमी है, अनस्टेमी है या अनस्टेबल एंजाइना होता है। ठीक है, फिर आपने स्टेमी के अंदर क्या करना होता है? स्टेमी के अंदर आपने पीसीआई करानी होती है। पीसीआई का जो आइडियल टाइम होता है वो 90 मिनट्स होता है। ओके, और जो थ्रोम्बोलिटिक्स होती है, फिब्रिनोलिटिक्स होती है, ओके, उनका जो आइडियल टाइम होता है वो 30 मिनट्स का होता है। तो डोर टू बैलून टाइम 90 मिनट्स, डोर टू नीडल टाइम ये आपका 30 मिनट्स आपको देखने को मिलता होता है। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। क्योंकि एन स्टेमी के अंदर क्या करते हैं? एन स्टेमी के अंदर आप क्या करते हैं? एन स्टेमी के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन देते होते हैं और एंटीप्लेटलेट ड्रग देते होते हैं, डुअल एंटीप्लेटलेट ड्रग देते होते हैं। और जो राइट वेंट्रिकल का इन्फाक्ट होता है वो प्री लॉट होता है, तो इस केस में आपने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देनी जो कि प्री लॉट को कम करती है। फॉर एग्जांपल डायूरेटिक्स हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। और लॉन्ग टर्म जो मैनेजमेंट होती है उसमें आपने क्या करना है? लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या देने होते हैं? ए, बी बी, सी डी ई। ओके, ए से क्या होगा? एस्पिरिन। ए से क्या होगा आपका? ए से इनहिबिटर हो जाएगा। ओके, बी से आपका क्या होगा? बी से बीटा ब्लॉकर आ जाएगा। ओके, ओके, ठीक हो गया। वैसे बीटा ब्लॉकर ये हो जाएगा। सी से क्या होगा? क्लोपिडोग्रेल और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, जिसमें स्टैटिन आ जाती है। डी से डाइट और ई से एक्सरसाइज, ये आपने देने होते हैं। ओके, एस्पिरिन, ओके, एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, क्लोपिडोग्रेल, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, डाइट और एक्सरसाइज, ये आपका ट्रीटमेंट आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। अब एमआई के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ओके, पोस्ट एमआई कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट एम आई कॉम्प्लिकेशन। तो पोस्ट एम आई कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? ओके, नंबर वन, अगर किसी पेशेंट के अंदर, ओके, अगर किसी पेशेंट के अंदर आपको शॉर्टनेस वगैरह देखने को मिले, रेल्स देखने को मिले जो कि पल्मोनरी एडीमा को बता रही है, पेरिफेरल एडीमा देखने को मिले, डैट मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो गया है। ओके, अगर इस पेशेंट को डिजीनेस हो रही है, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम हो गया है, और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है, डैट मीन्स के हार्ट ब्लॉक्स हो गया है। ओके, ठीक है, हार्ट ब्लॉक्स हो गया या एरिथमियास हो गया। इसके अलावा और दूसरे एरिथमियास एमआई के बाद देखने को मिलते हैं। वो एट्रियल फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, इनको आपने ठीक करना होता है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसी की वजह से आपकी ज़्यादातर आपको डेथ देखने को मिलती है, जो एमआई से लोग मरते हैं, एमआई से। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है? 1 से लेकर 4 दिन के बाद, 1 से लेकर 4 दिन के बाद क्या होता है? अगर किसी पेशेंट के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और बैक स्ट्राइड फॉलो हो रहा है, लाइक मफल्ड हार्ट साउंड, जेवीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन बढ़ गया, दैट मीन्स कि कार्डिक टेम्पोनाट हो गया। और कार्डिक टेम्पोनाट क्यों होगा? जब वेंट्रिकल की फ्री वाल रप्चर हो जाएगी। ओके, और एमआई के 10 दिन बाद, ओके, अगर किसी पेशेंट के अंदर हार्श सिस्टोलिक मरमर है, ओके, हार्श यानी पैन सिस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिल रहा है लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के अंदर, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के अंदर पैन सिस्टोलिक मरमर है, दैट मीन्स वीएसटी हो गया है। और ये वीएसटी एक्वायर्ड हो गया है, क्यों हुआ है? इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के रप्चर होने की वजह से। तो टाइम फ्रेम देख लेना, 1 से लेकर 4 दिन में होता है, ये 10 दिन में देखने को मिलता होता है। और इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, लाइक किसी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिस्निया हुआ है, डेट मीन्स पल्मोनरी एडिमा हुआ है इसको। ओके, और इसको कौन सा मरमर हुआ है? इसको भी वंस अगेन कौन सा मरमर हुआ? पैन सिस्टोलिक मरमर
हुआ है, लेकिन ये बार रेडिएट कर रहा है एपेक्स के अंदर, तो डेट मीन्स क्या हो गया, फंक्शनल माइट्रो रिगर्जिटेशन हो गया है, पैपिलरी मसल रप्चर हो चुका है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई पेशेंट है 1 से लेकर 4 दिन के बाद या कुछ हफ्तों के बाद भी प्रेजेंट कर सकता होता है एमआई के, उसको पेरिकार्डियल रब है, ओके, यानी सांस लेने से उसका पेन बढ़ जाता होता है, पोजीशन डिपेंडेंट होता है, और डिफ्यूज एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल रही है, डेट मीन्स के पेरिकार्डाइटिस है। उसको ठीक करने के लिए एनसेड स्टीरॉइड्स आप देते होते हैं। ओके, और ठीक है, ओके, और कुछ यानी ये जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है ये आपको 1 से लेकर 4 दिन के बाद होता है, लेकिन जो ये वाला होता है क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस जिसको ट्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं, वो कुछ महीनों के बाद आपको देखने को मिलता है, वीक से लेकर मंथ्स में देखने को मिलता है। तो ये डेज होते हैं और वीक्स टू मंथ होती है, वही प्रेजेंटेशन होती है, वही पेरिकार्डाइटिस होता है, लेकिन ये आउटोम्यून होता है जिसको बोलते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। बुखार होता है, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन रिलीफ बाय सिटिंग फॉरवर्ड है। ओके, ड्रेसलर सिंड्रोम देखने को मिलता है। वंस अगेन एस्पिरिन एंसर्ट इस्तेमाल करोगे। ओके, इसके बाद आगे की तरह आ जाओ। ओके, अगर कोई पेशेंट है उसको दोबारा एमआई आता है तो री इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए सीकेएमबी वगैरह चेक करते होते हैं। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अगर कोई यंग फीमेल है, स्मोकर है, ओके, यंग फीमेल है, स्मोकर है, और इसको रात के वक्त चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन एट नाइट हो रहा है। ओके, ठीक है, तो आपने कहाँ जाना है, प्रिंस मेटल में जाना है। तमाम अंजाइना के अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होती है, लाइक इसमें भी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होती है, लेकिन इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी, इसमें भी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलती होती है। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जबकि स्टेबल अंजाइना का ट्रीटमेंट होता है नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर होते हैं। बाकी आप पोटेशियम एक्टिवेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिकल आ जाएगा, और सर्जिकल के अंदर पीसीआई आ जाएगा और कैबिज आ जाएगा। कैबिज ज़्यादा अच्छा होता है, क्रोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट आ जाएगा। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। तो एमआई वाला टॉपिक हमने थोड़ा बहुत जो नमूना फ्लो चार्ट बना लिया आपने हमने। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बाईवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर होता है जिसके अंदर आपकी बॉडी कंपार्टमेंट के अंदर कंजेशन आपको देखने को मिलती होती है। तो ये लेफ्ट वर्सेस हार्ट फेलियर हो सकता है। लेफ्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा, डिस्निया, ऑर्थोपनिया, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया देखने को मिलता है। राइट के अंदर आपको जेवीपी के एलिवेशन, हिपैटोमेगाली, पॉजिटिव हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स, S3 हार्ट साउंड, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है। ओके, ठीक हो गया, तो ये आपको देखने को मिलता होता है। तो हार्ट फेलियर मेनली हम ये कह सकते हैं हार्ट फेलियर, ओके, हार्ट फेलियर राइट साइड का हो सकता है और लेफ्ट साइड का हो सकता है। ओके, अगर लेफ्ट साइड का होगा तो इसमें डिस्नी आपको देखने को मिलेगा। ओके, लाइक आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ऑर्थोपनिया, या ऑर्थोपनिया क्या होता है, स्टैटिक पोजीशन में आपको देखने को मिलता है। प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्नी आपको देखने को मिल सकता होता है। और एग्जामिनेशन के अंदर आपको रेल्स मिलती है, ओके, क्रैकर्स मिलते हैं जो कि क्या शो करते हैं, आपको पल्मोनरी एडिमा को शो करते हैं। राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर आपको राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगी, डेट मीन्स टेंडर हिपैटोमेगाली देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं हार्ट फेलियर एक्सप्लेन कर रहा था। तो जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है इसमें आपको टेंडर हिपैटोमेगाली देखने को मिलती होती है, पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है, जेवीपी होती है, और हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स पॉजिटिव आ जाता है। लेफ्ट साइडेड के अंदर डिस्निया, ऑर्थोपनिया, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया होता है, और एग्जामिनेशन के अंदर रेल्स होती है। और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से कार्डिक अस्थमा हो सकता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से हेपेटिक सिरोसिस आपको देखने को मिल सकती है। डायग्नोसिस के लिए जो हार्ट का जो बायोमार्कर होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए वो बीएनपी होता है। बाकी ईसीजी करा लोगे एरिथमियास को रूल आउट करने के लिए। चेस्ट एक्सरे क्यों कराओगे, टू चेक पल्मोनरी एडिमा। ओके, पल्मोनरी एडिमा के कुछ स्टेजेस होती है, लाइक सबसे पहले पल्मोनरी वेसल्स की डिस्टेंशन देखने को मिलती है, फिर आपको इंटरस्टिशियल एडिमा देखने को मिलता है जिसको कर्ली बी लाइंस कहते होते हैं, फिर एल्वियोलर एडिमा देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम बैट विंग अपीयरेंस, और लास्ट में प्लूरल फ्यूजन आपको देखने को मिल सकती होती है। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट को आपने 2 में डिवाइड करना है, एक्यूट हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर। एक्यूट के अंदर आपको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है, स्पेसिफिकली लेफ्ट साइडेड का। और आपसे पूछे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन काज क्या है, एमआई होता है, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन काज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। तो एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर आपने एडिमा को ठीक करना है। कैसे ठीक करोगे, आप एलएमएनओपी इस्तेमाल करोगे, लाइक आप लूप डायरेटिक्स इस्तेमाल करोगे, मॉर्फिन, नाइट्रोग्लिसरीन, ऑक्सीजन, प्रॉपर पोजीशन बनाओगे। उससे ठीक नहीं हो रहा तो डोब्यूटामिन और इंट्रायोटिक बैलून पंप इस्तेमाल करोगे। और फिर इसके साथ आप कार्डिक आउटपुट को बढ़ाओगे। कार्डिक आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपको प्री लोड रिलेटिवली थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि हार्ट पे जोर कम पड़े। आफ्टर लोड को कम करना पड़ेगा ताकि हार्ट फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। प्री लोड को कम करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं डायलिटिक इस्तेमाल कर सकता हूँ, साल्ट और साल्ट की डिस्ट्रक्शन कर सकता हूँ,
फ्लूइड की डिस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। आफ्टर लोड को कम करने के लिए मैं एस इनहिबिटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, या अगर वो काम नहीं कर रहे या कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो मैं हाइड्रोलेजिन और नाइट्रेट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकता हूँ। आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए डोब्यूटामिन या मिलरिनोन ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर है वो सिस्टोलिक हो सकता है, डायस्टोलिक हो सकता है। सिस्टोलिक के अंदर जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है ये कम होता है, ओके, और जो कि यानी इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली आपको 55 तक नॉर्मल देखने को मिलता है, इससे कम हो जाएगा तो सिस्टोलिक, अगर प्रिजर्व है तो डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का वन सेकेंड कॉज एमआई होता है और डायस्टोलिक का कॉज पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, या हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती होती है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर सबसे पहले लूप डायरेटिक इस्तेमाल करनी है ताकि फ्लूइड रिटेंशन को मिनिमाइज कर सके, फिर आपने एस इनहिबिटर इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वो कफ ड्राई कफ हो रही है, एंजियोडीमा हो रहा है, तो आप ईआरबी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर रीनल फेलियर है तो आप हाइड्रोलजीन और नाइट्रेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करोगे और फिर आप स्पाइनिनोलैक्टोन ऐड करोगे, स्पेसिफिकली स्टेज 3 और स्टेज 4 हार्ट फेलियर के अंदर, ओके। और स्पाइनिनोलैक्टोन की वजह से गायनिकोमास्टिया हो सकता है। जबकि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर आप क्या करोगे, बीटा ब्लॉकर और डायूरेटिक्स दोगे। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो आपने लिखनी ही लिखनी होती है, ओके। और इसके अलावा अगर ये तो सारी मेडिकल ट्रीटमेंट है, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फिर फार्माकोलॉजिकल और फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें सीआरटी कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर, वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस और लास्ट में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आ जाता होता है। इसके बाद आ रहे थे एरिथमियास के अंदर। एरिथमियास की बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन ब्रॉडली रिवीजन के लिए हम तीन में डिवाइड करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, टैकेरिथमियास और ब्रैडी एरिथमियास। वैसे एट्रियल फिब्रिलेशन भी टैकेरिथमियास के अंदर ही आता होता है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन का जो मिमोनिक होता है, ओके, उसका मिमोनिक, वैसे मोस्ट कॉमन काज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती होती है, ओके, मैं लिख देता हूँ हाइपरटेंशन। बाकी इसका जो काजेस का मिमोनिक है उसका मिमोनिक के काजेस का पायरेट्स, पी से पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, स्कीमिया की वजह से हो सकता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, या एट्रियल मिक्सोमा की वजह से हो सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, एथेनॉल है, और सेप्सिस की वजह से देखने को मिलता होता है, ओके। अब इसका जो ट्रीटमेंट आपने डिपेंड करना होता है कि कैसा है, कि न्यू ऑनसेट है या आपको क्रॉनिक देखने को मिलता है, जिसके लिए स्कोर भी हम यूज़ करते होते हैं। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आपने क्या करना है, कार्डियो वर्जन करनी होती है। जो डिफिब्रिलेशन होती है वो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और डिफिब्रिलेशन में होती है। बाकी सबके अंदर अगर पेशेंट अनस्टेबल है, लाइक उसका ब्लड प्रेशर कम है, चेस्ट पेन है, सिनकोपी डिजीनेस है, तो आपने कार्डियो वर्जन करनी है। अगर पेशेंट ओके स्टेबल है और पहली दफ़ा हो रहा है, न्यू ऑनसेट है, मतलब एक्यूट है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रेट को कंट्रोल करना है। पहले क्या करना है, रेट को कंट्रोल करना होता है, रेट को कंट्रोल करना होता है, ओके। फिर आपने एंटी कोगुलेट करनी होती है, ओके, ठीक है, एंटी कोगुलेट करने होते हैं। फिर आपने क्या करना होता है, ओके, कार्डियो वर्जन आपने करनी होती है अगर 48 आवर्स से कम का है, ओके, और लास्ट में इको आपने करानी होती है, ओके। तो उसके अलावा मिमोनिक होता है, रेस होता है। आर से क्या होगा, पहले रेट को कंट्रोल करना होता है, ओके, कि रेट ज़्यादा ना हो जाए, तो उसके लिए बीटा ब्लॉकर आप इस्तेमाल करते हैं। बाकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें विरापेमिल, डिलिटियाजिम और डाइजॉक्सिन आती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम ए से एंटी कोगुलेंट होता है। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन 48 घंटों से कम का है या फिर नहीं है, या फिर चैट स्कोर यूज़ करते हैं। स्कोर कौन सा यूज़ करें, सी ए चैट्स, ओके, CHADS, ओके, एस, ओके, चैट्स। और एस जो होता है ना आपका एस वाला, ओके, प्रीवियस स्ट्रोक है, उसके दो पॉइंट्स होते हैं, चैट्स S2 और VAS आ जाएगा, चैट्स वैस स्कोर होता है, ओके। अगर चैट्स वैस स्कोर लो आ रहा है, ओके, और लाइक आपको देखने को मिल रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन 48 घंटों से कम का है, 48 घंटों से कम का है, तो इस केस में क्या करोगे आप, ओके। तो इस केस में आप पहले एंटी कोगुलेंट दोगे जो आपका इंट्रावीनस हेपरिन होता है, और फॉलोड बाय कार्डियो वर्जन है। तो एंटी कोगुलेंट दे दिया और कार्डियो वर्जन कर लिया। कार्डियो वर्जन भी केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कार्डियो वर्जन हो सकता है। केमिकल के अंदर आप फ्लेसिनाइट, मेल्ट्रियोन, प्रोकेनामाइड इस्तेमाल करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको सिंपल पता है जो शॉक वगैरह 200 जाउल का बाईफेजिक करंट देती होती है। लेकिन अगर 48 घंटों से ज़्यादा का है और आपको वो देखने को मिल रहा है, चैट स्कोर हाई देखने को मिल रहा है, इस केस में क्या करोगे आप, ओके, इस केस में आप क्या करोगे, आप पहले ट्रांस इसोफेजियल इकोग्राम करोगे कि थ्रोम्बस है या नहीं। अगर थ्रोम्बस नहीं है तो फिर आप 3 महीनों के लिए एंटी कोगुलेंट करोगे, एंटी कोगुलेशन आप वारफरिन से करोगे, ओके। फिर आप कार्डियो वर्जन करोगे, फिर दोबारा 4 हफ्तों के लिए एंटी कोगुलेशन करोगे, ठीक हो गया। अगर थ्रोम्बस मिल जाता है तो इस केस में क्या करोगे, ओके, सॉरी, अगर थ्रोम्बस मिल जाता है तो फिर आप वही एंटी कोगुलेशन करोगे, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पर, ओके। तो अगर थ्रोम्बस मिल जाता है आपको, थ्रोम्बस पॉजिटिव है, तो पहले एंटी कोगुलेंट करोगे, ओके। फिर आप क्या करोगे, कार्डियो वर्जन करोगे, फिर दोबारा एंटी कोगुलेंट करोगे, 3 हफ्ते, और ये 4 हफ्तों के लिए करते हैं, और वारफिरिन इस्तेमाल करते होते हैं। अगर थ्रोम्बस नहीं है, ओके, एब्सेंट है, तो आप कार्डियो वर्जन करोगे बगैर एंटी कोगुलेंट के फॉर 3 वीक्स, ठीक हो गया। तो आप सीधा इस पर चले जाओगे, ओके। अगर थ्रोम्बस
नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, ये तो था एक्यूट एट्रियल फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट। अगर मैनेजमेंट, अगर क्रॉनिक की अगर हम बात करें, ओके, तो अगर क्रॉनिक में करें तो क्रॉनिक में आप रेट को कंट्रोल करोगे बीटा ब्लॉकर से या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, एंटी कोगुलेशन आप वारफरिन से करोगे। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और जो चैट स्कोर था, चैट स्कोर अगर आपको जीरो देखने को मिल रहा है तो एंटी कोगुलेशन आप करोगे एस्पिरिन से करोगे। ओके, जिसको बोलते हैं लोन एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें कोई अंडरलाइन हार्ट डिजीज या कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर नहीं होता, जिसमें इम्पोलाइजेशन होने के चांसेस नहीं होते, जिसमें हेपरिन और वारफिन की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको बोलते हैं, इसमें हम एस्पिरिन यूज़ करते हैं। जिसमें कोई जीरो स्कोर आ रहा है, अगर वन है तो हम क्या यूज़ करेंगे हम, ओके, वन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वारफिन हम इस्तेमाल करते होते हैं। यानी अगर जीरो है तो एस्पिरिन इस्तेमाल करेंगे, वन है तो एस्पिरिन में से या वारफिन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ओके, ठीक हो गया। और अगर स्कोर आपका टू है या टू से ज़्यादा का है या वैल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन है, तब आप सिर्फ वारफिन करोगे। ओके, दूसरे ऑप्शन में आप इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते थे। ओके, और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर इरेगुलर रिदम देखने को मिलता है विद नो पी वेव्स है, और इसके साथ आपने टीएसएच के लेवल चेक कराना होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल चेक करना होता है। ओके, इसके बाद आ जाती है टैकीरिथमियास के अंदर। और टैकीरिथमियास होते हैं, टैकीरिथमियास का मतलब है, ओके, लाइक जो आपका हार्ट रेट है वो 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है। ओके, और ब्रेडी का मतलब 60 से कम है। तो पहले आपने देखना है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड है या नैरो है। ओके, ठीक हो गया। ओके, पहले देख लेते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नैरो है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नैरो है, डैट मीन्स वो टैकीकार्डिया सुप्रा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल से ऊपर सप्रा वेंट्रिकुलर है। और अगर वाइड है तो फिर देख लेते हैं, अगर नैरो है तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि नैरो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसकी भी डिफरेंट कॉजेज होती है। ओके, ठीक हो गया, डिफरेंट हम कॉजेज वगैरह को पढ़ लेते हैं। ओके, जबकि वाइट कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका क्या आ जाता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आ जाता है, और कुछ केस में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, इसमें पॉलीमॉर्फिक होता है या मोनोमॉर्फिक होता है। ओके, जो पॉलीमॉर्फिक होता है इसमें एक सिंड्रोम आ जाएगा, टॉर्सिटिस डी पॉइंटिस सिंड्रोम, और टॉर्सिटिस डी पॉइंटिस के अंदर भी एक सिंड्रोम आ जाएगा, ब्रूगार्डा सिंड्रोम। ओके, ये रिवीजन करा रहा हूँ तो आप बुक से देख लेना क्या चीज़ है यार। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर हम देख लेते हैं कि एट्रियल फ्लटर आ जाता है, एट्रियल फ्लटर जिसके अंदर साटूथ ईसीजी वेव्स आपको देखने को मिलती होती है, साटूथ ईसीजी। और दूसरा देख लेते हैं हम साइनस टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया। ओके, साइनस टैकीकार्डिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा जो आर और इंटरवल होते हैं वो थोड़े नैरो हो जाएगी, और आपको 100 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। साइनस का मतलब है ये एस नोट से राइज कर रहा है, यानी एस नोट की एक्टिविटी बढ़ गई है। दैट मीन्स फीवर में हो सकता है, हाइपोवोलीमिया की वजह से हो सकता है, हाइपोक्सीमिया की वजह से हो सकता है, एनीमिया की वजह से, वीनस थ्रोम्बोइबॉलिज्म की वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। ओके, इसके बाद आ जाते हैं, ओके, नेक्स्ट, उसके अलावा कुछ और माइनर भी है, लाइक मैट होता है, मैट भी इसके अंदर आता होता है। मैट के अंदर क्या होता है, मैट के अंदर आपको जो पता है कि मैट में क्या होता है, मैट में ये सीओपीडी में देखने को मिलता है, 3 से ज़्यादा पी वेव देखने को मिलती है। एक पैट होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन भी इसमें आ जाता है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आगे दो टाइप आ जाती है मेनली, एवी नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया, जिसमें नैरो कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है टैकीकार्डिया, और दूसरा आपको देखने को मिलता है रेसिप्रोकेटिंग टैकीकार्डिया, जिसके अंदर एक सिंड्रोम आ जाएगा, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। तो मैं एक आखिरी लिख देता हूँ, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसके अंदर एक बंडल ऑफ कैंट आती है, ओके, जो कि री एंट्रेंट सर्किट करा देता है, जो सिम्प्टोमेटिक टैकीकार्डिया होता है, और उसके अंदर आपको डेल्टा वेव देखने को मिलती होती है। ओके, ठीक है, इसके अंदर आपने बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज ये प्रेसिपिटेट कर देगी एवी आरटी को, मतलब एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर रेसिप्रोकेटिंग टैकीकार्डिया को प्रेसिपिटेट कर देगी। तो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, बीटा ब्लॉकर, डाइजॉक्सिन, विराकामिल, ये सब इस्तेमाल नहीं करने होते। एक्यूट अगर अनस्टेबल है तो आपने डीसी कार्डियोवर्जिन करना है, अगर एक्यूट केस है तो आपने प्रोकेनामाइड करना होता है, क्रॉनिक केस है तो आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन आपने करनी होती है। ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं ब्रेडी इरिथमियास के अंदर। अब ब्रेडी इरिथमियास में आपके मेनली एवी ब्लॉक्स आ जाता है। एवी ब्लॉक्स 3 टाइप का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री होता है। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्मली प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है। पीआर इंटरवल किससे बढ़ जाएगा, 200 से बढ़ जाएगा। ओके, इनमें पीआर इंटरवल 200 मिली सेकंड से बढ़ जाएगा। इसमें यूनिफॉर्मली प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है और कोई बीट्स मिस नहीं होती। जो टाइप 2 होता है, इसके भी आगे मजीद 2 टाइप होती है। ओके, वेन की बैक और मोबिट्स टाइप 2, मोबिट्स टाइप 1 और मोबिट्स टाइप 2। मोबिट्स टाइप 1 को वेन की बैक कहते हैं, मोबिट्स टाइप 2 को सिंपल टाइप 2 कहते हैं। ओके, इसमें यूनिफॉर्मली प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल था, कोई बीट मिस नहीं हो रही थी क्यूआरएस की। इसमें प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्गेशन होगी पीआर इंटरवल की और एक बीट मिस हो जाएगी। इसमें यूनिफॉर्मली प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होगा लेकिन बीट भी मिस हो जाएगी, और इसमें एवी नोडल डिसोसिएशन हो जाएगी, कोई आपको रिदम देखने को नहीं मिलेगा। पेस मेकर हम किस में देते हैं, परमानेंट पेस मेकर, इन दोनों में देते हैं। और इन दोनों के अंदर एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, कंजर्वेटिव होता है, या आप एट्रोपिन दे सकते हैं। ओके, जबकि इन दोनों के अंदर आपको पेस मेकर आपको लगाना पड़ जाता होता है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे जंप करते हैं वैल्वुलर डिजीज के अंदर। ओके, ठीक हो गया, वैल्वुलर डिजीज के अंदर। अब वैल्वुलर डिजीज आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की वैल्वुलर डिजीज हो सकती है। ओके, वैल्वुलर
डिजीज़। ओके, तो वेलवुलर डिजीज़ के अंदर सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं वेलवुलर डिजीज़ के अंदर। ओके, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा आपको। ओके, पहला है अयोर्टिक स्टेनोसिस। ओके, अच्छा एक बात रट्टा मार लेना, वेलवुलर डिजीज़ स्टेनोसिस वाली हो सकती है या रिगर्जिटेशन वाली हो सकती है। अगर आपने इन सब के अंदर मरमर्स आते हैं। ओके, अब मरमर सिस्टोलिक हो सकता है, डायस्टोलिक हो सकता है। अब जो डायस्टोलिक मरमर्स होते हैं यानी डायस्टोली में प्रेजेंट करते होते हैं, आपने उनको रट्टा मारना है जिन वेल्व्स ने डायस्टोली में काम करना होता है। ओके, लाइक डायस्टोली के अंदर होता क्या है, डायस्टोली में माइट्रल वाल्व ने क्या होना होता है, ओपन होना होता है। लेकिन अगर माइट्रल वाल्व ओपन नहीं होगा तो माइट्रल स्टेनोसिस का मरमर डायस्टोली में आएगा। डायस्टोली में आपने एक और काम हो रहा होता है, डायस्टोली में जो आपका वो होता है, यानी कहने का मतलब है ओके, जो अयोर्टिक वाल्व होता है, अयोर्टिक वाल्व उसने बंद होना होता है। लेकिन अगर बंद नहीं होगा तो अयोर्टिक रिगर्जिटेशन की वजह से मरमर डायस्टोलिक होगा। और सिस्टोली में होता क्या है, सिस्टोली में जो माइट्रल वाल्व वो बंद हो जाता है, लेकिन अगर बंद नहीं होगा तो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर आपको सिस्टोली में देखने को मिलता है। और सिस्टोली में अयोर्टिक वाल्व बंद हो जाता है। ओके, सॉरी, अयोर्टिक वाल्व खुल जाता है लेकिन खुलेगा नहीं, तो अयोर्टिक स्टेनोसिस का मरमर आपको सिस्टोली में देखने को मिलता है। और स्टेनोसिस वाले मरमर की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने प्री लोड को बढ़ाना होता है, आफ्टर लोड को कम करना होता है। और जो आपके डायस्टोली सॉरी जो रिगर्जिटेशन वाले मरमर होते हैं उसको कम करने के लिए प्री लोड को कम करना होता है, आफ्टर लोड को बढ़ाना होता है। ओके, ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। और इसके अलावा हर वेल्व का अपना एक स्पेसिफिक रीजन होता है। जो अयोर्टिक वाल्व का रीजन होता है वो राइट साइड पे होता है, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। पल्मोनरी एरिया आपको लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलता होता है। ओके, जो ट्राइकस्पिड एरिया होता है वो लेफ्ट लोअर लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे देखने को मिलता होता है, जबकि माइट्रल एरिया आपको एपेक्स बीट पे देखने को मिलता होता है। ओके, मैंने सारी आपको वाल्वुलर डिजीज आपको एक्सप्लेन करा दिया है। तो जो अयोर्टिक स्टेनोसिस होता है इसमें जो मरमर होता है, ओके, वो आपको क्रीसेंडू डिक्रीसेंडू, मतलब इंटेंसिटी बढ़ती है इंटेंसिटी कम होती है। ओके, क्रीसेंडू डिक्रीसेंडू मरमर होता है। ओके, मैं क्रीसेंडू डिक्रीसेंडू इस तरह लिखूंगा। और इसमें मरमर होगा। अभी मरमर किस में होता है, सिस्टोली में होता है। स्पेसिफिकली इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिलता होता है। दूसरा पैन सिस्टोलिक मरमर होता है जो कि माइट्रल रिगर्जिटेशन में आपको देखने को मिलता होता है। और ये मरमर कहाँ पे होगा, ओके, राइट स्टर्नल अपर बॉर्डर में होगा, यानी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड की आपको देखने को मिलता होता है। ओके, अब इसके कॉजेस क्या होते हैं। अच्छा, ये जो मरमर होता है अयोर्टिक स्टेनोसिस वाला इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि ये कैरोटिड्स के पास जा रहा होता है। ओके, तो ये कहाँ पे जा रहा होगा, ओके, रेडिएट टू द कैरोटिड्स। ओके, कैरोटिड्स पे रेडिएट कर रहा होता है। ओके, और अगला पॉइंट क्या होगा, इसमें आपको डिलेड कार्डिक अपस्ट्रोक देखने को मिलेगा। कार्डिक अपस्ट्रोक होता है ना, कैरोटिड अपस्ट्रोक, वो आपको डिलेड देखने को मिलेगा। यानी पल्स आप देखोगे ना, पल्स में जो एक अपस्ट्रोक होता है तो आपको 2 डिफरेंट बीट्स देखने को मिलती है। अगर यंग पेशेंट है तो मोस्ट कॉमन काज क्या होगा, बाइकस्पिड होता है। ओल्डर पेशेंट है तो कैल्सिफिकेशन हो सकती है वेल्व्स की। अब इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या होते हैं, इसका निमोनिक होता है सैड। ओके, सिनकोपी, एंजाइना, डिस्निया और डेथ आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, अब इसका मैनेजमेंट क्या होती है, सर्जिकली होती है, अयोर्टिक वाल्व की रिप्लेसमेंट करनी होती है। कब करनी होती है, ओके, जब सिम्टम आपको देखने को मिलती होती है। और ये जो डिजीज़ होता है अयोर्टिक स्टेनोसिस, ये क्या करा सकता है, वॉन वेबरन डिजीज़ भी करा सकता होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्स डिजीज़। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अयोर्टिक रिगर्जिटेशन। अयोर्टिक रिगर्जिटेशन वाला टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। अयोर्टिक रिगर्जिटेशन को अयोर्टिक इनसफिशिएंसी भी कहते हैं। ओके, इसमें आपको अर्ली मरमर देखने को मिलेगा, अर्ली डायस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगा, अर्ली डायस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिलता होता है। रीजन क्या होगा इसका, ओके, अब अयोर्टिक रिगर्जिटेशन वाला लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर में देखने को मिलेगा, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर में देखने को मिलेगा। ओके, इसका मरमर चूंकि रेडिएट करता होता है। ओके, ठीक है। और इसमें क्या, इसके जो काजेज है, इसकी काजेज क्या होगी, डायलिटेशन ऑफ अयोर्टिक रूट, जो कि मार्फन की वजह से हो सकती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस की वजह से होती है। अब इसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मेडिकली में आप वेज़ोडायलेटर इस्तेमाल करते हैं और जो आपके सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट आ जाती है। और इसमें जो काम की चीज़ होगी वो होगा इसमें वाइट पल्स प्रेशर। ओके, वाइट पल्स प्रेशर, क्योंकि डायस्टोली में जो प्रेशर होगा सारा का सारा ब्लड वापस चला जाएगा, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सिस्टोलिक वाला थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डिफरेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर ओपनिंग स्नैप होता है, ओपनिंग स्नैप देखने को मिलता है। इसमें आपको मिड डायस्टोलिक मरमर देखने को मिलता है एपेक्स बीट के ऊपर। और इसका मोस्ट कॉमन काज ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज आपको देखने को मिलती होती है। ओके, और एक और रट्टा मार लेना, टाइट इज टाइट। टाइट इज टाइट का मतलब जो स्टेनोसिस की वजह से ओपनिंग स्नैप चुटकी वाला साउंड प्रोड्यूस होती है, जितना चुटकी वाली जो ओपनिंग स्नैप है वो S2 के करीब आ जाएगा। ओके, ठीक है, उतना ज़्यादा ये मरमर वॉर्स हो जाएगा। जो S1 साउंड होती है वो किस वजह से होती है, वो आपके माइट्रल और अयोर्टिक वाल्व के बंद होने की वजह से होती है। ओके, और जो वाल्व बंद होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, यानी S1 और S2 के दरमियान में क्या होता है, सिस्टली होता है, और S2 और S1 के दरमियान में डायस्टली आपको देखने को मिलता होता है। ओके, यानी जितना ज़्यादा मरमर क्रॉस आ जाएगा ओपनिंग स्नैप S2 के, तो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या होगा, परक्यूटेनियस माइट्रल वेल्वोटमी हो जाएगा, और मेडिकल में बीटा ब्लॉकर, और मेनली इनका सर्जिकल रिपेयर होता है, माइट्रल वेल्वोप्लास्टी या वेल्वोटमी करोगे। ओके, और इसका जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज, उसकी वजह से, या फिर अच्छा यानी माइट्रल स्टेनोसिस की, वो तो रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से माइट्रल स्टेनोसिस होगा, उसकी वजह से क्या होगा,
लेफ्ट एट्रियल का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से टर्बुलेंस होगी ब्लड फ्लो की, टर्बुलेंस की वजह से थ्रोम्बाई बनेगी और वो ब्रेन की तरफ चले जाएंगे, एम्बोलिक स्ट्रोक करवा देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन ओके, अब इसमें हाई पिच मरमर देखने को मिलता है, इसमें स्लो पिच होता है, होलो सिस्टोलिक यानी पैन सिस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिलता होता है। ये भी एपेक्स पे होता है और ये रेडिएट करता है। ओके, रेडिएट करता है, रट्टा मान लेना जो माइट्रल रिगर्जिटेशन और मरमर होता है रेडिएट करता है एक्सिला के अंदर, जबकि कैरोटिड में जो रेडिएट करता होता है। ओके, यानी जो सिस्टोलिक वाले मरमर होते हैं, जो सिस्टोलिक वाले चाहे पैन सिस्टोलिक है, इंजेक्शन सिस्टोलिक है, वही हमेशा रेडिएट करते हैं। ये रेडिएट करता होता है कहाँ पर, एक्सिला पे रेडिएट करता होता है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और इसका जो मोस्ट कॉमन काज है एम आई के बाद पैपिलरी मसल का रप्चर हो सकता है, या माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो सकता है ड्यू टू मिक्सोमेटस डीजनरेशन, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकती है। और रिगर्जिटेशन के अंदर आपने क्या करना होता है, वंस अगेन वैल्वुलर रिप्लेसमेंट आपने करनी होती है। इसके बाद जो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स जिसमें मिक्सोमेटस डीजनरेशन होती है, इसमें LSM होता है, लेट सिस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिलेगा। ओके, और मिड सिस्टोलिक क्लिक देखने को मिलेगी, लेट सिस्टोलिक मरमर और मिड सिस्टोलिक क्लिक, और ये भी मार्फन की वजह से होता है। ट्राइकस्पिड या पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड या पल्मोनरी रिगर्जिटेशन ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होगा, स्पेसिफिकली इंट्रावीनस ड्रग यूजर के अंदर, जो कि स्टेप ऑरियस की वजह से देखने को मिलेगा। अगर प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व है तो आपने एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल करने होते हैं, वारफेरिन और हेपरिन आपने इस्तेमाल करने होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब एक बात रट्टा मार लेना, वो ओनली मरमर, दो मरमर ऐसे हैं जो कि बढ़ जाते हैं, जो लाउड हो जाते हैं। ओके, दो कंडीशन से, स्टैंडिंग पोजिशन से। ओके, और दूसरा आपका आ जाएगा वाल सल्वा से। ओके, दो मरमर जो कि वाल सल्वा से या स्टैंडिंग पोजीशन से आपके बढ़ जाते होते हैं, वो आपके होते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी वाला और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स वाला। ये रट्टा मार लेना, बाकी सारे आपको कम देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं कार्डियोमायोपैथी वाला टॉपिक है। ओके, ठीक है, तो कार्डियोमायोपैथी है तो हम इसको तीन में डिवाइड करते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ओके, हाइपरट्रॉफिक पहले रिस्ट्रिक्टिव लिख देते हैं, और उसके बाद हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ओके, जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है सबसे मोस्ट कॉमन यही आपको, नहीं ज़्यादातर बस आपको तो हाइपरट्रॉफिक भी देखने को मिलती होती है। ओके, ठीक है। ओके, अभी बहुत रट्टा मान लेना, डायलेटेड के अंदर सिस्टोलिक फेलियर देखने को मिलता है, और इन दोनों के अंदर आपको डायस्टोलिक फेलियर देखने को मिलता होता है, यानी इसमें इंजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, इन दोनों में इंजेक्शन फ्रैक्शन आपको रिजर्व देखने को मिलता होता है। ओके, अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है इसमें आपने हार्ट को फेल कराना है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फिल होता रहेगा, सारे चैम्बर्स डायलेट हो जाएंगे, तो MI या कोरोनरी आर्टरी डिजीज करा दो, वेल्वुलर डिजीज करवा दो, जिसमें वॉल्यूम ओवरलोड होता है। वॉल्यूम ओवरलोड आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन में देखने को मिलता होता है, सारा वेंट्रिकल का वॉल्यूम वापस आ जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज है, फॉर एग्जांपल TB, शकास डिजीज, कॉक्सिकी मायोकार्डाइटिस है। ड्रग्स के अंदर एंथ्रासाइक्लिन ये आपको हो सकती है, या लॉन्ग स्टैंडिंग एक्रोमेगैली टैकीकार्डिया, फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। ओके, या इसके अलावा हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, और जो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर होता है, रट्टा मान लेना, इसमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होने के बावजूद भी हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से देखने को मिल सकता है। एनीमिया है, AV फिस्टुला, पेजेट डिजीज या वेट बेरी आ जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉम्प्लायंस, इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। ओके, ओके, इसमें कॉम्प्लायंस कम हो जाती है, फिलिंग कम हो जाती है। ओके, विदाउट पेरिकार्डियल डिजीज नहीं होता, तो इसमें माइलाइडोसिस होता है, स्पेसिफिकली EL वाला देखने को मिलता होता है, सार्कोइडोसिस है, हीमोक्रोमेटोसिस है, और स्क्लेरोडर्मा है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। अभी बात रट्टा मार लेना, कोई यंग एथलीट है, उसको सिनकॉपी हो रही है और फैमिली हिस्ट्री है सडन कार्डियक डेथ की, तो यही डिजीज आपको देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट बीटा ब्लॉकर आ जाएगा और सर्जरी के अंदर मायोमेक्टमी आ जाएगा। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं पेरिकार्डियल डिजीज़ के अंदर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इस केस में मैं बहुत सारी वीडियोस बना दूंगा। पेरिकार्डिटिस के अंदर आ जाते हैं, पेरिकार्डिटिस की जो प्रेजेंटेशन होती है, पेरिकार्डिटिस के अंदर जो चेस्ट पेन होता है, ये मैंने बताया था कि ये एग्रावेट हो जाता है बाय लाइंग बाय सुपाइन पोजीशन, और ये रिलीव हो जाता है बाय सेटिंग फॉरवर्ड। ओके, तो सेटिंग फॉरवर्ड से ठीक हो जाता है, और इसमें आपको पेरिकार्डियल वेन भी देखने को मिल सकती है। डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशन आपको देखने को मिलती है ECG के अंदर, लेकिन ये जो एलिवेशन होती है ये कॉनकेव अपवर्ड होती है। MI के अंदर कॉन्वेक्स अपवर्ड होती है, कॉनकेव अपवर्ड होती है। और इसकी जो एटियोलॉजी होती है मोस्ट कॉमन होती है, वायरल इन्फेक्शन होती है, कॉक्सिकी HIV होता है, TB की वजह से होती है, यूरीमिया की वजह से हो सकती है, डर्सलर सिंड्रोम या रेडिएशन की वजह से हो सकती है। ओके, तो पहला तो एक्यूट पेरिकार्डिटिस पढ़ लिया हमने। ओके, ठीक है, मैंने थोड़ा ख़राब कर दिया। दूसरा पढ़ लेते हैं कार्डिक टेम्पोनाट। कार्डिक टेम्पोनाट के अंदर क्या होता है, कार्डिक टेम्पोनाट ओके, ये हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है। क्यों हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ एक्यूट फ्लूइड कलेक्शन, यानी एक्यूट
फ्लूइड कलेक्शन है, रेट डिटरमिन करेगा। जितना जल्दी होगा उतना ज़्यादा आपको कार्डियम देखने को मिलता है। चेस्ट ट्रॉमा की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है, या वेंट्रिकुलर फ्री वाल रप्चर की वजह से हो सकता है, एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से हो सकता है, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है। चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको क्या मिलेगा, वाटर बॉटल अपीयरेंस देखने को मिलेगी, वाटर बॉटल अपीयरेंस देखने को मिलेगी। गूगल कर लेना तस्वीर को देखने के लिए। और इसके अंदर एक स्ट्राइड फॉलो होता है, बैक स्ट्राइड। बैक स्ट्राइड में क्या होता है, आपका जेवीपी डिसरेगुलेट हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मफल्ड हार्ट साउंड आपको देखने को मिलती है। ओके, पल्सेस पैराडॉक्सिकस भी देखने को मिलता है, और कार्डियोजेनिक शॉक भी आपको देखने को मिलता होता है, क्योंकि कंप्रेशन करेगा। इको कराएगी, मेन इन्वेस्टिगेशन है। इको में क्या मिलेगा, इको के अंदर आपको मिलेगा इफ्यूजन मिलेगी, पानी भरा हुआ है। ओके, सेप्टल शिफ्ट मिलेगा इंस्पिरेशन में। ओके, सेप्टल शिफ्ट का क्या मतलब होता है, इंस्पिरेशन में सपोज मैं यहाँ पे ट्राई कर देता हूँ। ओके, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, इंस्पिरेशन में ओके प्री लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इसको कंप्रेस कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, जिसकी वजह से मजीद कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। डायस्टोलिक कोलैप्स आपको देखने को मिलेगा राइट एट्रियम का, राइट वेंट्रिकल का। ट्रीटमेंट हमेशा क्या होता है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस होता है। बाकी आपने फ्लूइड्स और आइनोट ड्रॉप्स देने होते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस है। ओके, अभी राइट हार्ट फेलियर करवा देता होता है, और इसमें ओके राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। थिक एंड पेरिकार्डियम होती है, थिक एंड कैल्सिफाइड पेरिकार्डियम होती है चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन के अंदर। ओके, और क्या मिलेगी, जेवीपी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, और इसमें प्रोमिनेंट एक्स एंड वाई देखने को मिलेगा। अगर से प्रोमिनेंट एक्स मिले, वाई ना मिले, ओके, एक्स रिलैक्सेशन की वजह से होता है, वाई एम्टाइंग की वजह से होता है। एम्टाइंग नहीं हो पाती किसके अंदर, कार्डिक टेम्पोनाट के अंदर। ठीक हो गया। ओके, तो अगर एक्स मिले, वाई ना मिले, तो वो कार्डिक टेम्पोनाट है। इसके अलावा एक और साइन में होता है कुस्मल साइन। कुस्मल साइन का क्या मतलब होता है, ओके, डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके, ऑन ब्रीदिंग होती है। इसके अलावा आपको पेरिकार्डियल नॉक देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल नॉकिंग आपको देखने को मिलती है। कुस्मल साइन आपको कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, राइट साइडेड हार्ट फेलियर और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में भी देखने को मिल सकता होता है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, अगर आपसे पूछे चेस्ट पेन का ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट डायूरेसिस होगा या पेरिकार्डियक्टमी होगा। चेस्ट पेन के अगर आप काजेज से पूछे तो चेस्ट पेन के काजेज के अंदर कार्डिक काजेज आपने बताने हैं। ओके, इसके अलावा आपने बताने हैं पल्मोनरी काजेज बताने होते हैं। ओके, फिर आपने कुछ जीआई काजेज बताने होते हैं, और कुछ आपने मस्कुलोस्केलेटल काज बताने होते हैं। ये आपने चेस्ट पेन के डिटेल्स बताने होते हैं। ओके, क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब चेस्ट, अब कार्डिक कॉजेज के अंदर क्या हो सकता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या एमआई हो सकता है। अब मैं इन सबका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताऊंगा। मायोकार्डिटिस आपको देखने को मिल सकता है, इन्फ्लेमेशन, इसमें बुखार शुखार होगा, या एओर्टिक डाइसेक्शन है। पल्मोनरी कॉजेज के अंदर क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। ओके, निमोथोरैक्स हो सकता है। ओके, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ओके, ठीक है। जीआईटी के अंदर जर्ड हो सकता है। ओके, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज़म, जिसको अंजाइना भी कहते होते हैं। लास्ट में पेप्टिक अल्सर डिजीज आपको देखने को मिलता होता है। ओके, इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल के अंदर टीट सिंड्रोम, हाइपो कोस्टोकॉन्ट्राइटिस देखने को मिलता होता है। तो जो टीट सिंड्रोम होता है ये कोस्टोकॉन्ट्राइटिस होता है। अब इसको क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है, चेस्ट वाल टेंडरनेस होती है। पहले मैं आपको कार्डिक के बता देता हूँ। जब भी किसी का पेन आ जाए तो आपने निमोनिक रट्टा मारना सोक्रेट्स, SOCRAT, सोक्रेट्स में लिख के देता हूँ, सोक्रेट्स। ओके, पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइट ऑनसेट करेक्टर, रेडिएशन, एग्रेवेटिंग फैक्टर। ओके, इसके अलावा टाइमिंग आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद एग्रेवेटिंग है, ये एसोसिएटेड सिम्टम है, एग्रेवेटिंग फैक्टर है। आर्स रेडिएशन भी होता है वैसे। ओके, एग्रेवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, वैसे सीवियरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो जो कार्डिक चेस्ट पेन होता है वो सेंट्रल और डिफ्यूज इन पोजीशन होता है। ठीक है, रिट्रोस्टेनल देखने को मिलता है, ऑनसेट ग्रेजुअल होता है और कुछ टाइम लेता है डेवलप होने में। अंजाना में 30 मिनट से कम का होता है, एमआई में 30 मिनट से ज़्यादा का होता है। करेक्टर कैसा होता है, ये हैवीनेस फील होती है, कंस्ट्रक्टिंग पेन होता है, रेडिएट करता है नेक या आर्म के अंदर। ये एग्जर्शन में देखने को मिलता है, लेकिन इमोशन में भी देखने को मिल सकता है। रेस्ट और अंजाइना से ठीक, रेस्ट और नाइट्रेट से आपको ठीक हो जाता है। ब्रेथलेसनेस से, स्वेटिंग से एसोसिएटेड नहीं होता, इंस्पिरेशन से भी एसोसिएटेड नहीं होता। मायोकार्डिटिस में आपको फीवर देखने को मिलता है। एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर सीवियर टेयरिंग चेस्ट पेन होता है, जो कि बैक की तरफ रेडिएट करता होता है। निमोनिया के अंदर क्या होता है, निमोनिया में आपको कफ और स्पुटम कफ देखने को मिलता है, हिमोप्टिसिस और बुखार देखने को मिलता है। चेस्ट एक्सरे में कंसोलिडेशन होती है। निमोथोरैक्स में प्लूरेटिक पेन होता है। प्लूरेटिक पेन का मतलब होता है कि इंस्पिरेशन से बढ़ेगा और सिटिंग फॉरवर्ड से ठीक हो जाएगा, पोजिशनल होता है, और ट्रैक्यूअल डेविएशन भी होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या होगा, सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया, डिस्निया देखने को मिलता है, टेकिपनिया, हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। ओके, जर्ड के अंदर क्या होता है, जर्ड में आपको बर्निंग पेन देखने को मिलता होता है, जो कि आपको रिट्रोस्टेनल होता है, लेकिन साथ में बैड टेस्ट, कफ या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज़म के अंदर क्या होता है, ओके, सडन कंस्ट्रक्टिंग पेन आपको देखने को मिलता है रिट्रोस्टेनल एरिया के अंदर। ओके, पेप्टिक
पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का पेन कैसा होता है? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में जो पेन होता है, पेप्टिक गैस्ट्रिक पेन होता है, वो फूड से रिलेटेड होता है। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। लास्ट में एयोर्टिक डायसेक्शन वाला टॉपिक है। एयोर्टिक डायसेक्शन क्या में शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन होता है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करा होता है। अगर ए टाइप का हो, स्टैनफोर्ड यानी प्रॉक्सिमल का हो, तो आपने इसको क्या करना होता है, प्रॉक्सिमल एयोर्टा को तो आपने सर्जरी करनी होती है इमीडिएट। अगर बी टाइप का डिसेंडिंग एयोर्टा तो आपने बीपी से कंट्रोल करना होता है। इसके बाद शॉक है, शॉक डिफरेंट टाइप का हो सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, ओके, जो कि हेमरेज, डायलिसिस, पोस्ट डायलिसिस या ब्लीडिंग की वजह से होता है। कार्डियोजेनिक शॉक होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टिविटी कम होने की वजह से, लाइक एम आई एरिथमियास की वजह से होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जिसमें आपका सेप्टिक शॉक आ जाता है, एनाफिलेक्टिक शॉक आ जाता है, न्यूरोजेनिक शॉक आ जाता है, एड्रीनल शॉक आ जाता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जिसमें कंप्रेशन होती है जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक टेम्पोनेट और निमोथोरैक्स, टेंशन निमोथोरैक्स की वजह से देखने को मिलता होता है। ओके।